हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर देंगे सरफेस इंटीग्रल। इसको अच्छे से सीखेंगे, इसका कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और अगर समय परमिट किया तो फिर वॉल्यूम इंटीग्रल इसी में स्टार्ट कर देंगे, वरना अगले लेक्चर में। तो ध्यान से पढ़ो। सरफेस इंटीग्रल, लेट एस बी अ टू साइडेड सरफेस। सबसे पहला स्टेटमेंट ही बहुत ही कमाल का है। आपको बोला टू साइडेड सरफेस होना अनिवार्य है। लेट एस बी ए टू साइडेड सरफेस, डायग्राम से दिखेगा, समझाएंगे अभी। तो अभी फिलहाल देख लो, यहां पे टू साइडेड सरफेस दिखा आपको, ठीक है। लेट एस बी अ टू साइडेड सरफेस, लेट वन साइड ऑफ एस बी कंसिडर्ड arbitrarily as the positive side. If S is a closed surface, this is taken as the outer side. सबसे पहला स्टेटमेंट कि सरफेस इंटीग्रल पढ़ने के लिए आपको यह एज्यूम करना है कि इसके पास दो सरफेस हैं। मतलब कोई भी सरफेस ऊपर वाला सरफेस और एक नीचे वाला सरफेस, ठीक है। और ये सरफेस मान लो अगर एक क्लोज्ड सरफेस है, तब उसमें क्या बोला, इफ एस इज अ क्लोज्ड सरफेस दिस इज टेकन एज द आउटर साइड। अगर ये क्लोज्ड सरफेस है तो इसको ऊपर लिया जाएगा, मतलब बाहर की तरफ कंसिडर किया जाएगा। अ यूनिट नॉर्मल एन कैप, एन या फिर एन, तीन तरह का हम वेक्टर्स का नोटेशंस आपको अच्छे से समझाए थे कि किताब में बोल्ड से दिखाएगा, आप उसको एन कैप से शो करते हो। कैप मतलब यूनिट होता है, या नॉर्मली अगर आपको बोल्ड करने का मन नहीं है तो नॉर्मली आप एन लिख दोगे कॉपी में और बगल में आप लिख दोगे एन, कंसिडरिंग एन इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। टू एनी पॉइंट ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ एस इज कॉल्ड ए पॉजिटिव और आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल। पहला चीज कि सरफेस इंटीग्रल में यहां पे एक सरफेस की बात होगी। सरफेस सपोज मान लो एक कैलकुलेटर का सरफेस है, दिखा नहीं, दोनों साइड व्हाइट दिख जाएगा तुमको। अब देखो, एक कलर का तुम्हारा ये साइड ब्लैक कलर का सरफेस है और एक व्हाइट कलर का सरफेस है, ठीक है। तो क्लोज्ड सरफेस ये तो रहा कि सरफेस इंटीग्रल में हम लोग सरफेस की बात करेंगे, सरफेस की बात करेंगे। अब ये जो सरफेस है, दो साइड होने चाहिए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन ऊपर वाला है कौन नीचे वाला है? तो जो तुम्हारा सपोज मान लो एक क्लोज्ड सरफेस है इस तरह से, यहां पे दिखा तुम्हारा क्लोज्ड सरफेस इस तरह से, तो जो बाहर की तरफ हमको दिख रहा होगा उसको हम पॉजिटिव साइड कंसिडर करेंगे। तो फॉर इंस्टेंस इस कैलकुलेटर के दो सरफेस, एक व्हाइट वाला और एक ब्लैक वाला। तो मान लो तुमको ये कैलकुलेटर का सामने वाला पोर्शन दिख रहा है, तो तुम बोलोगे सर ये सरफेस बाहर की तरफ है और ये वाला जो व्हाइट सरफेस है ना ये पीछे की तरफ है। तो अब क्या कंसिडर करोगे? बोलोगे इसको हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव साइड, इसको कंसिडर किया जाएगा निगेटिव साइड। सामने वाले या बाहर वाले जो सरफेस है उसको पॉजिटिव साइड कंसिडर करेंगे और पीछे वाला जो सरफेस रहेगा उसको निगेटिव साइड कंसिडर किया जाएगा। फिर से पढ़ो, लेट एस बी अ टू साइडेड सरफेस एस, लेट वन साइड ऑफ एस बी कंसिडर्ड आर्बिट्ररीली एज द पॉजिटिव साइड। तो एक सरफेस को हम आर्बिट्ररीली पॉजिटिव साइड कंसिडर कर देंगे। दोनों में से कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि इसको पॉजिटिव लियो तो इसको निगेटिव नहीं ले सकते वगैरह, लेकिन कन्वेंशन है कि एक जैसे होता है ना कि किसी चीज को, जैसे मोमेंट की बात करते हो, कोई लोग क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। चाहे पॉजिटिव लो निगेटिव लो, वो सारी कन्वेंशंस है। आंसर अल्टीमेटली तुम्हारा सेम, वैल्यू तुम्हारी सेम आने वाली है। उसी तरह से इसका कन्वेंशन भी सेम होता है कि तुम मान लो कि किसी साइड को पॉजिटिव किसी साइड को नेगेटिव, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बोल दिया कि हम लोग क्या कन्वेंशन फॉलो करेंगे, इफ एस इज अ क्लोज्ड सरफेस, अगर ये क्लोज्ड सरफेस है तब उस केस में जो आउटर साइड वाला रहेगा ना वो पॉजिटिव लिया जाएगा। अ यूनिट नॉर्मल टू एनी पॉइंट ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ एस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव ड्रॉन यूनिट नॉर्मल या फिर आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल। अब क्योंकि ये सरफेस बाहर की तरफ है तो इससे सपोज मान लो एक यूनिट वेक्टर मुझे बनाना है। कैसे बनाते हैं? कभी भी किसी सरफेस पे यूनिट वेक्टर बनाना होता है तो उसके परपेंडिकुलर, तो मान लो ये वेक्टर मेरा एक परपेंडिकुलर वेक्टर और यूनिट वेक्टर है इस सरफेस से ऐसे। अगर मेरा सरफेस ऐसा है तो वेक्टर ऐसा होगा, अगर सरफेस ऐसा है तो ऊपर जाएगा, अगर सरफेस सामने की तरफ है तो ऐसे जाएगा, अगर इधर है तो ऐसे जाएगा। कहीं भी कर लो वो परपेंडिकुलर ही रहना है।
तो एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर इससे निकला हुआ जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ड्रॉन यूनिट नॉर्मल या फिर आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल। अब इसी चीज को डायग्राम में देखो, ये रहा मेरा सरफेस, दो सरफेस मतलब दो साइड दिख रहे हैं आपको, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। क्योंकि ये बाहर की तरफ है इसलिए हम इसको पॉजिटिव सरफेस कंसिडर करेंगे, ये नीचे की तरफ है इसलिए हम इसको निगेटिव सरफेस कंसिडर करेंगे। तुम्हारी मर्जी, अगर तुम नीचे इधर घुसना चाहते हो तो तुम्हारे तरफ अगर वो बाहर वाला नजर आता रहा हो तुम उसको पॉजिटिव कंसिडर कर लो, इसको निगेटिव कंसिडर कर लो। तो वो सारी बेसिकली कन्वेंशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें जो सिंपल लगेगा हम तो वही करेंगे ना। तो सिंपल तो हमारे पास यही है सामने वाला, तो हम इसी को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। यहां से मैंने एक रेड कलर का वेक्टर मारा है ऊपर, इस पूरे सरफेस पे एक रेड कलर का वेक्टर मारा है इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो वेक्टर निकला है यूनिट वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव ड्रॉन यूनिट नॉर्मल। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव ड्रॉन यूनिट नॉर्मल वेक्टर है या फिर आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। एसोसिएट विद द डिफरेंशियल ऑफ द सरफेस एरिया ds और अ वेक्टर ds whose magnitude is ds and whose direction is that of n। अब ये चीज इंपॉर्टेंट देखो ध्यान से, पहले ये चीज हजम कर लो कि वेक्टर्स को ना, एरिया को हम लोग वेक्टर्स के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पचेगा नहीं, पचाने में टाइम लगेगा। सर एरिया तो स्केलर है सर, वो वेक्टर कैसे? आप वेक्टर्स को या एरिया को आप वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। थोड़ा एक टास्क दें आपको, आप अच्छे से करिए, गूगल करिएगा हाउ कैन एरिया बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर, टाइप करिएगा, बहुत ही मस्त जबरदस्त एक अध्याय खुल जाएगा, एक नया ही अध्याय खुल जाएगा, आपके जीवन का अध्याय खुल जाएगा। सीरियसली बता रहे हैं, गूगल में आप टाइप करिए हाउ एरिया इज रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर या फिर एरिया एज अ वेक्टर, ये टाइप कर देना गूगल में, एक नया ही अध्याय मिलेगा तुमको ग्रंथ का। एक बार थोड़ा देख के ना, ज्यादा जानने का जरूरत नहीं, बस पचाने के लिए हम बताएं, क्योंकि उस पर अगर हम थोड़ा बता देंगे तो और ज्यादा फिर मेरे को एक लेक्चर लेना पड़ेगा। बताएंगे फिर कभी बताएंगे आराम से, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है। बस इतना ही जानना है कि आप एरिया को वेक्टर के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इतना ही जानना जरूरी है फिलहाल अभी एट द मोमेंट, ठीक है। तो अब देखो ये वाला जो मैंने लिखा है ना सरफेस एरिया, ये वेक्टर के टर्म्स में लिखा है। किसको? सरफेस को या किसी एरिया को मैंने वेक्टर के टर्म्स में लिख डाला। कैसे? सबसे पहले तो तुम ये जो सरफेस डिफाइन किए हो ना, इसको मान लो ये बड़ा सा सरफेस एस है। हम कैलकुलस में क्या करते हैं ना, चीजों को छोटी छोटी टुकड़ों में बांटते हैं, छोटा टुकड़ा को स्टडी करते हैं, उसके बाद जो फिर क्या करना रहता है आपको पता है, इंटीग्रेट करने से पूरा हो जाता है। यही तो करते हैं ना कैलकुलस में। तो एक छोटा टुकड़ा मैंने मान लिया, तो ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है। तो अगर ये बड़ा वाला सरफेस अगर एस है तो क्या हम इस छोटे वाले पोर्शन को ds बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब अगर इस स्मॉल एलिमेंट्री डिफरेंशियल सरफेस एरिया के साथ आप अगर इस यूनिट वेक्टर को जब मल्टीप्लाई कर देते हो या उसके साथ में अटैच करके रख देते हो, तब ये जो टर्म मिलता है वो वेक्टर एरिया मिलता है, एरिया का वेक्टर मिलता है या सरफेस का वेक्टर मिलता है। बोल रहे हैं नहीं पचेगा, अभी टाइम लगेगा पचने में, लेकिन पचाओ किसी तरह से ना, चिबा चिबा करके अंदर में डाइजेस्ट करो, क्योंकि अगर ये चीज नहीं पचेगा तो सरफेस इंटीग्रल में उलझोगे, हमेशा उलझोगे। इसलिए क्या बोले कि किसी भी सरफेस को या किसी भी सरफेस एरिया को आप वेक्टर के टर्म्स में लिख पा रहे हो। कैसे? कि मैग्नीट्यूड तो वही है, अगर उस एरिया के मैग्नीट्यूड के साथ आप उसके परपेंडिकुलर, उस एरिया के परपेंडिकुलर जो एक यूनिट वेक्टर निकल रहा है उसको जब आप एसोसिएट कर देते हो, तब जो आपका सरफेस एरिया बनता है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। पच गया इतना? आशा करते हैं पच गया होगा। तब द इंटीग्रल, तब देखो क्या लिख रहे हैं, इसीलिए जो मैंने बोल्ड बोल्ड करके लिखा है ना, इंटेंशनली किया है ताकि तुमको दिखे। तो यहां पे बोल्ड दिख रहा है, एस को हाईलाइट या बोल्ड करके लिखा है, तो ये वेक्टर है। जहां बोल्ड नहीं किया तो उसको स्केलर समझ लेना। तो ये तो स्केलर है, ये एरिया स्केलर है, लेकिन इसी स्केलर के साथ अगर आप यूनिट एरिया या यूनिट नॉर्मल वेक्टर मल्टीप्लाई करते हो या एसोसिएट करते हो, तब ये पूरा बन जाता है आपका क्या, एक सरफेस वेक्टर। तो इस केस में जब आप एरिया, सुनो, ये जो है तुम्हारा ए को मल्टीप्लाई कर देते हो ds के साथ में,
तब ये जो बनता है ये कहलाता है हमारा सरफेस इंटीग्रल। और मैंने आपको बताया ये ए क्या है, ये भी एक वेक्टर है, मतलब वेक्टर का फंक्शन ही होगा। वेक्टर फील्ड में तो बात किए थे ना, याद करो इसके पहले और पहले क्या बताए थे। ए वेक्टर क्या था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप था, और ए एक्स कुछ फंक्शन हुआ करता था। इससे जस्ट प्रीवियस वाला प्रॉब्लम उठा के देखो, जैसे ए एक्स में कुछ फंक्शन दिया था 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस माइनस 14z वाई जेड, तो वो सारे जो छोटे छोटे फंक्शंस थे ना, वो सब के साथ आप इसको वेक्टर बना सकते हो, वही ए है। तो इसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो इस सरफेस वाले वेक्टर के साथ में, तब क्या कर सकते हैं बताइए। अभी मैंने बताया कि ds वेक्टर और कुछ नहीं n वेक्टर डॉट ds होता है, या n वेक्टर ds होता है। तो यहां से आप क्या करोगे, n वेक्टर ds इसके बदले लिखेंगे ना, देखो a के बदले तो a लिखा, और ds के बदले ये क्या लिखा, ये, बस सरफेस इंटीग्रल। इसको क्या पढ़ेंगे, इस चीज को पढ़ेंगे हम लोग सरफेस इंटीग्रल। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये फ्लक्स बता देता है, फ्लक्स, फ्लक्स ऑफ ए ओवर एस। फ्लक्स का मतलब जैसे कैसे समझाएं, कि जैसे मान लो कोई एक सरफेस है, ठीक है, इधर से सपोज मान लो कुछ इलेक्ट्रिसिटी, करंट या हीट, कुछ भी, जैसे हीट फ्लो हो रहा है फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें हीट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया, अगर एक पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया पे अगर हम इसको निकालें, मतलब इस थ्रू आउट में निकालें, तो कितना हमको टोटल अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होता हुआ दिखेगा, उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो सर पर यूनिट ऑफ समथिंग कुछ बोल देते हैं, जैसे हीट फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है, प्रॉब्लम करते करते आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन इस चीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लक्स ऑफ ए ओवर एस। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, फ्लक्स ऑफ ए ओवर एस। तो आपको ये फाइंड करना है, फ्लक्स ऑफ ए ओवर एस या फिर सरफेस इंटीग्रल। ये एक फॉर्मेट हो गया। अदर सरफेस इंटीग्रल कुछ इस तरह का हो सकता है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस, या फिर डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस, या फिर डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो यहां पे फाई क्या है, ये है आपके स्केलर फंक्शंस, और ये क्या है, डिफाइंड किया गया है किस टर्म्स में, लिमिट्स ऑफ सम्स में। ये इंपॉर्टेंट है, अभी बताएंगे। लिमिट्स ऑफ सम्स के टर्म्स में आपको ये सारे अलग अलग सरफेस इंटीग्रल के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। तो आप फिलहाल, मुझे पता है कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप फिलहाल छाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना तक तो आपको समझ जाना, मतलब समझ आ जाना चाहिए। यहां तक, इसको छोड़ करके, ये कैसे नोटेशंस आ गया, इसको छोड़ करके यहां से यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्या बोले, सरफेस इंटीग्रल पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हमारा सरफेस होगा, और सरफेस कैसे, सरफेस बनाने के लिए हमको दो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। लाइन के लिए हमको तो एक ही डायमेंशन में थे ना, सरफेस के लिए तो हमको तो कम से कम दो बार डबल करना पड़ेगा। मतलब देखो सरफेस कैसे बनता है, देखो मेरे शेड करने का थोड़ा स्टाइल देखना। जैसे मान लो ये एक क्यूब है, या सॉरी स्क्वायर है, ठीक है, क्यूब तो 3D हो जाएगा, ये स्क्वायर है। तो इसका सरफेस अगर मुझे बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसे ऐसे से जाएंगे। देखो अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो इसमें मतलब ऐसे चल रहे हैं तो हम इसमें 2 डायमेंशन कवर कर रहे हैं। दिखा दूंगा, फिर से ध्यान दो, हम घस रहे हैं, देखो मेरे हाथ का मूवमेंट देखना, कैसा मूवमेंट हुआ। एक तो मूवमेंट दिख रहा है ऊपर नीचे, सर आप ऊपर नीचे कर रहे हो। एक दिख रहा है कि सर आप ऊपर नीचे करते हुए ना आप राइट साइड खिसक रहे हो। 2 मूवमेंट हुआ कि नहीं। लाइन बनाना था हमको, तो कैसे बनाते थे, सिर्फ यूं गए यूं है बस, और कहीं गए, सिर्फ एक लाइन के अकॉर्डिंग चले गए, तो उसीलिए उसको लाइन इंटीग्रल बोला जाता था। अब यहां पे क्योंकि आप ऊपर नीचे भी जा रहे हो, इसका मतलब आप ये वाला डायमेंशन भी कवर कर रहे हो, और साथ ही साथ ऐसे भी जा रहे हो, मतलब अलोंग द वाई मूवमेंट भी हो रहा है, और अलोंग द वाई मूवमेंट होने के साथ साथ आपका एक्स का मूवमेंट भी हो रहा है। दिख रहा है ना मेरे हाथ का, डांस कर रहे हैं हम, ऊपर नीचे इस तरह तो हो ही रहा है रेसिप्रोकल, और साथ में ऊपर नीचे होते होते हम लेफ्ट राइट भी कर रहे हैं। तो 2 डायरेक्शंस में मूवमेंट हो रहे हैं, इसीलिए 2 बार 2 यहां पे है, क्योंकि लिमिट किसका किसका आएगा यहां पे, अरे 2 डायमेंशन का लिमिट आएगा कि नहीं आएगा। आप ऐसे ऐसे भी जा रहे हो तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा,
और आप ऊपर नीचे भी कर रहे हो तो इसका मतलब ऊपर नीचे वाला उस डायरेक्शन में भी लिमिट बदलेगा। तो एक अगर मान लो इस तरह का कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो एक्स वाई जेड, मान लिए हम जेड एक्सिस इधर है, एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, तो मेरा मूवमेंट तो अलॉन्ग वाई भी हो रहा है, मेरा मूवमेंट अलॉन्ग एक्स भी हो रहा है, तो लिमिट बदलेगी, एक्स का लिमिट भी बदलेगा, वाई का लिमिट भी बदलेगा, तभी एक सरफेस जेनरेट होगा। इसका सही टर्म क्या है? जेनरेशन, सरफेस का जेनरेशन। ठीक है, अब ये चीज अब समझ चुके हो तो वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या है, अरे जो सरफेस में कर रहे थे ना सर आप, वही एक डायमेंशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे ना, तो आप ऐसे 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 और ऊपर नीचे ऐसे करते करते ना सर, आप बोर्ड के अंदर बाहर भी करना अगर शुरू कर देंगे ना तो एक वॉल्यूम मिल जाएगा सर। हो गया। लाइन इंटीग्रल क्या था? अलोंग द लाइन, एक डायमेंशन में आपकी लिमिट बदल रही थी। वो अलग बात है कि आपके कोऑर्डिनेट्स 3 में दिए थे प्लीज, इसलिए हम बार बार कंफ्यूज मत होना कि 0 0 0 से 1 1 1 में सर हो रहा था तो इसका मतलब 3 डायमेंशनल बन गया सर, नहीं, आपका स्पेस था 3 डायमेंशन में, लेकिन आपका इंटीग्रेशन एक ही लाइन पे हो रहा था। अरे लाइन बनाओगे हवा में, मतलब कोई कर्व बनाओगे तो 3D में ही रहेगा ना, तो 3D में ही रहेगा। तो 3D जो स्पेस कर्व सिखाए थे कि नहीं, अब ये थोड़ी मतलब है कि जो लाइन है वो आपका 3 डायमेंशनल है। अलोंग द लाइन हम बोल रहे हैं, ट्रैवल करने का बात बोल रहे हैं, इसलिए मूवमेंट कहां हो रहा है? अलोंग द लाइन। इसलिए ना पैरामेट्रिक में कन्वर्ट करके हम लोग एक्स को, वाई को, जेड को, सबको टी में कन्वर्ट करते थे, एक डायमेंशन में, मतलब एक वेरिएबल में। सो अलोंग द लाइन मूवमेंट होता था। सरफेस में क्या कर रहे हैं? क्योंकि सरफेस जनरेट करने के लिए आपको 2 डायमेंशंस का मूवमेंट जरूरी है, एक्स में भी वाई में भी, या फिर एक्स जेड में या फिर वाई जेड में, डिपेंडिंग कि आप कौन सा प्लेन में हो। वॉल्यूम में क्या करेंगे? जो भी कर रहे थे अभी सरफेस के साथ सेम चीज करेंगे, बस एक डायमेंशन बढ़ जाएगा। यही है बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, द नोटेशन डबल इंटीग्रल दिया हुआ है और फिर एक गोला मारा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है बेस में s इज समटाइम्स यूज्ड टू इंडिकेट इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस। ये क्या इंडिकेट करता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस पे मैंने इंटीग्रेशन फाइंड किया है, और s रिप्रेजेंट कर रहा है ओवर द सरफेस। ठीक है, जैसे हमारा लाइन इंटीग्रल कैसा होता था, ये होता था ना, और लिखते थे c, मतलब आपको एक कर्व पे इंटीग्रेशन करना है, तो ये सिंबल को देख करके पता चल जाना चाहिए कि ये लाइन इंटीग्रल है। जब इसी में हम एक गोला मारते थे और लिखते थे c, तो इसका मतलब क्या था कि कर्व आपका क्लोज्ड कर्व है और आपको इसी कर्व पे इस तरह से ट्रैवल करते हुए आपको लाइन इंटीग्रेशन फाइंड करना है। समझ में आया? अब देखो, एक ऐसा सरफेस है, मान लो कुछ ऐसा सरफेस है। सरफेस मतलब जब भी बोलेंगे तो प्लेन इमेजिन करना, ये एक सरफेस है, सतह है, और ये एक रिंग है, एक लाइन है, एक कर्व है। ठीक है, कर्व्ड लाइन, और ये एक सरफेस है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप या तो इस तरह से सिंबल यूज कर सकते हैं, क्लोज्ड अगर सरफेस है तो देखो S, या फिर इसके जगह पे आप नॉर्मली इस तरह से गोला मारिए और लिखिए S। नीचे देख करके आपको पता करना है, C लिखा रहेगा तो कर्व मतलब लाइन इंटीग्रल, S लिखा रहेगा तो सरफेस। तो ये पहला स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि ये सिंबल चाहे आप यूज करें और ये सिंबल चाहे आप यूज करें, बात बराबर है। आपको जो सिंबल अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। ये दोनों काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, बट कोशिश करते हैं समझने का। टू इवेल्युएट द सरफेस इंटीग्रल्स इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस देम एज डबल इंटीग्रल्स टेकन ओवर द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सरफेस S ऑन वन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इसके पहले वाला जो डायग्राम हम दिखाए आपको, ये था आपका सरफेस, ये रहा x, ये रहा y और ये रहा z। ठीक है, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर दे रहा हूं ताकि आपको एक प्लेन दिखना चाहिए। अब देखो ये x है, ये y है और ये z है। तो अगर इस तरह से कुछ सरफेस है तो इसका प्रोजेक्शन कहां जाएगा? इस वाले प्लेन में, एक्स जेड वाले प्लेन में आएगा। तो ऐसा कुछ, मतलब ऊपर से नीचे, मान लो यहां पे आपने लिया है
कुछ भी एलिमेंटल पोर्शन लिया है आपको इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए, मतलब जिसको ds बोलते थे, सिर्फ ds, और इससे कुछ वेक्टर नॉर्मल यूनिट वेक्टर n निकल रहा है। तो जब आप n कैप को ds से मल्टीप्लाई करते हो तब आपको क्या मिलता है, एक सरफेस वेक्टर मिलता है इस तरह से कुछ। ये तब मिलता है जब किसी सरफेस पे हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले जो आपका सरफेस यहां पे डिफाइन किए हो ना, इसको प्रोजेक्ट कर दो एकदम नीचे किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो एक सिंपल सा सटीक सा डायग्राम आपको इस प्लेन में दिखेगा, मतलब इसका प्रोजेक्शन तो नीचे आ रहा है। प्रोजेक्शन मतलब क्या, टॉर्च मारो, तो यहां से जब टॉर्च मारोगे तो इसकी परछाई नीचे गिरेगी। तो ये जो सरफेस था आपका आउटवर्ड, ठीक है ना, इसको हम पॉजिटिव लिए थे, इसके जस्ट नीचे जो था वो था नेगेटिव सरफेस, ठीक है। तो इसका मतलब इसका प्रोजेक्शन पूरे लाइन का और सरफेस का प्रोजेक्शन क्या नीचे ही दिखेगा ना, ऊपर जैसा था नीचे वैसा ही देगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो बस ds से मतलब है, तो ds का प्रोजेक्शन यहां गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा। तो हम लोग वही करते हैं, इसलिए बोल रहा, टू इवेल्युएट द सरफेस इंटीग्रल्स इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस देम एज डबल इंटीग्रल्स ओवर द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सरफेस S ऑन वन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। जैसे मैंने आपको बताया था मूवमेंट कुछ इस तरह से हम लोग जाते थे सरफेस जनरेट करने के लिए। आप एक बार y डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो रहा है, z डायरेक्शन x डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तब आप सरफेस जनरेट कर पा रहे हो। और क्योंकि दो डायरेक्शन में सरफेस का मतलब दो डायरेक्शन में लिमिट्स चेंज हो रही है, तो कौन सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, डबल इंटीग्रेशन आना चाहिए। कहां करोगे, रैंडमली हवा में तो नहीं करोगे, आपको तो कोऑर्डिनेट्स का लिमिट्स वगैरह सब कुछ चाहिए होगा ना। तो यहां से लिमिट करना मतलब पता करना आपको x और y और z कहाँ है, इससे क्या होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं। इसको क्या किए, प्रोजेक्ट कर दिए। जब आप प्रोजेक्ट कर देते हो तो आपको x का कोऑर्डिनेट और z का कोऑर्डिनेट या y जो भी हो उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने में सुविधा होता है, और इसीलिए हमको इंटीग्रल कैलकुलेट करने में ईजी होता है। समझ में आया ना कैसे करते हैं। अभी मोटा मोटी थॉट पे, आप बस बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉब्लम जब में घुसोगे तो आसान हो जाएगा, वैसे घबराने का बात नहीं है। However, this does not pose any real problem since we generally subdivide S into surfaces which do satisfy this restrictions। तो ये प्रोजेक्ट करना जो है ना, ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर, अच्छा उससे पहले एक छूट गया। दिस इज पॉसिबल इफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द कोऑर्डिनेट प्लेन चोजन मीट्स द सरफेस इन नो मोर देन वन पॉइंट। ये एक मैंडेटरी कंडीशन है। दिस इज पॉसिबल इफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द कोऑर्डिनेट प्लेन चोजन मीट्स द सरफेस इन नो मोर देन वन पॉइंट। कहने का मतलब जैसे मान लो ये सरफेस, ये प्लेन आपने चुना है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन आपने चुना है इस सरफेस का प्रोजेक्शन करने के लिए। बोल रहा है कि ये वाला जो प्लेन है ना, जो एक लाइन तुम ड्रॉ करोगे इस सरफेस से इधर, तो एक पॉइंट से एक ही लाइन गिरने चाहिए, एक पॉइंट से एक ही लाइन गिरने चाहिए और एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऊपर से गिरा हो एक से अधिक पॉइंट पे कट कर दे रहा है, ठीक है। तो वही चीज बता रहा है। तो यहां से देखो, ये वाला पॉइंट इधर प्रोजेक्ट हुआ, ये वाला पॉइंट इधर प्रोजेक्ट हुआ, ये वाला, उसी तरह से जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, सब एक ही पॉइंट पे कट करेंगे। ये एक सिंपल सा कंडीशन है। साथ ही this does not pose any real problem since we generally subdivide S into surfaces which do satisfy the restrictions। तो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे S सरफेस, ये पूरा सरफेस क्या है, S सरफेस है, इस पूरे S सरफेस को हम पार्ट्स बाय टुकड़ों में बांट दे रहे हैं। तो ये जनरली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने बांट दिया। अब इसका आप डबल इंटीग्रल कर दोगे कैसे, एक बार लिमिट इधर से इधर का लगा दोगे और इधर ट्रेवल कर रहे हो तो ये लिमिट इधर से इधर ट्रेवल करा दोगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो सरफेस है, इसका सपोज हम बोले कि ठीक है इसका लो इंटीग्रेशन फाइंड करो, तो सरफेस जनरेट करो, तो तुम बोलोगे सर इसका सरफेस जनरेशन क्रेयॉन से बचपन में जब कलर भरते थे तो ऐसे ही नहीं भरते थे, याद है कुछ, जब 15 अगस्त को जब झंडा बनाते थे, याद है, मैं तो बहुत बनाया हूं झंडा स्कूल से, वो पेपर में, व्हाइट पेपर में लेकर के झंडा छत पे जाके लगाता था। तब ये जो चीज सरफेस जनरेट कर रहे हो, इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये तो तुम ऊपर नीचे कर रहे हो ना, मतलब एक मूवमेंट तो अलोंग दिस हो रहा है, साथ ही साथ तो मूवमेंट करते करते आप तो राइट साइड भी खिसक रहे हो, है कि नहीं। तो आप इधर भी तो जा रहे हो, तो दोनों साइड तो हो रहा है ना जनरेशन, बस वही, इसीलिए तो डबल इंटीग्रल का है ना।
तो आप पूरा को तो डबल इंटीग्रल कर ही दे रहे हो, तो इसीलिए क्या प्रॉब्लम का बात है? कोई प्रॉब्लम का तो बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर एक कॉन्सेप्ट जो था लिमिट्स ऑफ सम्स, वो समझना जरूरी है। वो आप समझ जाओगे तो बस सरफेस इंटीग्रल कुछ भी नहीं। इसको नोट करिए। अब देखो एक क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चन से थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। भरोसा रखो, अभी जो लग रहा है ना, मुझे पता है कि ये पचेगा नहीं, एक बार में नहीं पचता, लोगों को टाइम लगता है, लेकिन हम है ना, भरोसा रखो, करा देंगे, पचा देंगे सब कुछ, पचा करके अच्छे से एकदम पूरा सारा प्रॉब्लम्स बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी कोशिश करो को थोड़ा। गिव अ डेफिनेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन एस ए डॉट एन डी एस। सर ये क्या है? अभी तो सीखा है, ये क्या है? एक वेक्टर था, उसको जब मल्टी डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो एक एरिया वेक्टर है ना, सरफेस एरिया वेक्टर एन कैप को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एरिया वेक्टर बन जाएगा। तो ए डॉट ये करेंगे, डॉट प्रोडक्ट तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो गिव अ डेफिनेशन ऑफ ये जो बता रहा है एक सरफेस इंटीग्रल बता रहा है। किसके ऊपर निकालते हैं? ओवर अ सरफेस पे निकालते हैं। इन टर्म्स ऑफ लिमिट ऑफ ए सम, लिमिट ऑफ ए सम, सम के लिमिट के टर्म्स में आप सरफेस इंटीग्रल को डिफाइन करिए। ठीक है, मतलब इस थ्योरेटिकल टाइप है क्वेश्चन, अगर आएगा थ्योरेटिकल तो इस तरह से आता है। तो इसको समझने के लिए चलो, सब डिवाइड द एरिया एस इनटू एम एलिमेंट्स। जैसे यहां पे बोला ना कि लिमिट ऑफ द सम, मतलब मोटा मोटा तौर पे आपको यह पता चल रहा है कि आप कोई भी बड़ा सा चीज है, सरफेस है, उसको आप इंडिविजुअल टुकड़ों में, पार्ट्स बाय पार्ट्स में आप उसको सेग्रीगेट कर रहे हो, और फाइनली उसको हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे? समेशन से। ठीक है, समेशन से इंटीग्रेशन पे जाना है मेरे को। सब डिवाइड द एरिया एस इंटू एम एलिमेंट्स ऑफ एरिया डेल्टा एस पी। मैंने क्या किया, ये एक सरफेस है, देखो ये एक गोला एक सरफेस दिखा, इस वाले पूरे सरफेस को मैंने डेल्टा एस पी ये छोटा एरिया में डिफाइन कर लिया है। देखो इधर एक पूरा एक सरफेस है, इसको मैंने काट दिया, तुमको समझाने के लिए सिंपल सा तरीका ये चीज दिखा रहे हैं। अब ये जो एरिया है इसी को हम बोल रहे हैं डेल्टा एस पी। ये जो एरिया इसको भी बोल रहे हैं डेल्टा एस पी, 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 डेल्टा एस पी। ये सारे के सारे जो छोटा छोटा अलग अलग शेड करके हम दिखाए ना, ये सब के सब आपके डेल्टा एस पी एरिया हैं। यहां पे मैंने कितने टुकड़ों में बांटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टुकड़ों में बांटा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल एस है, क्या हम इसको डेल्टा एस पी 1, डेल्टा एस पी 2 डॉट 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 डेल्टा एस पी 8 प्लस डेल्टा एस पी 9 बोल सकते हैं? अरे हाँ बोल सकते हैं ना। 9 पार्ट में बांटे तो 9 पार्ट का ही डेल्टा 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 जोड़ेंगे ना, तो ये तो पूरा सरफेस एस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही है। आप कहां से कहां तक गए हो? 1 से लेकर के m तक गए हो। m मतलब कुछ भी, m मतलब कुछ भी। चूज एनी पॉइंट PP विद इन डेल्टा SP whose coordinates are XP, YP, ZP। क्या बोला आपने? ये एक जो छोटा सा टुकड़ा माना है ना, इसी पे एक पॉइंट कंसिडर करो जहां पे आप नॉर्मल वेक्टर बनाओगे। तो ये वाला पॉइंट मैंने कंसिडर किया और उस पॉइंट का नाम दिया गया है PP, कैपिटल P सबस्क्रिप्ट में स्मॉल p। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बोला गया? क्योंकि ये तो हवा में है, दिख रहा है ना, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर में, तो मतलब 3 डायमेंशन में देखोगे तो उसका तो x का कोऑर्डिनेट होगा, कुछ y का कोऑर्डिनेट होगा, z का कोऑर्डिनेट होगा ना। तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? ये हम बोलेंगे xp है, yp है और zp है। डिफाइन a xp yp zp इज इक्वल टू ap। अब यहां पे सुन लो, मैंने क्या किया कि इसी कोऑर्डिनेट पॉइंट पे एक वेक्टर फंक्शन को डिफाइन किया है। अब वेक्टर फंक्शन तो आपको पता है क्या होता है। हम स्टार्टिंग में जब वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किए तो उसी टाइम आपको बताए थे, ए को हम लिख सकते हैं ax, ay, az,
ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ए एक्स कुछ फंक्शंस हो सकता है एक्स वाई जेड का, ए वाई कुछ फंक्शंस हो सकता है एक्स वाई जेड का, और ए जेड भी कोई फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जेड का। तो मैंने इसको एक वेक्टर फंक्शन में डिफाइन किया है। यहां पे ये बोल्ड है, क्या है ये? बोल्ड। बोल्ड जब रहता है तो समझ जाना चाहिए क्या है ये? वेक्टर है। ठीक है, तो डिफाइन किया है एक वेक्टर को, वेक्टर फंक्शन को, जो किसका किसका फंक्शन है? एक्सपी है, वाईपी है और जेडपी है। मतलब यहां पे जो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है उसका फंक्शंस है। तो मान लेते हैं ये कोई वेक्टर फंक्शन है, ये जरूरी थोड़ी है कि हमेशा नॉर्मली होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी था है। तो इसीलिए मैंने किसी भी रैंडम डायरेक्शन पे इसी पॉइंट पे मान लिया कि एपी जो है एक कोई भी एक रैंडम वेक्टर फंक्शन है। ये मैंने खुद से डिफाइन किया है। अब देखो, लेट एनपी बी द पॉजिटिव यूनिट नॉर्मल टू डेल्टा एसपी एट पी। अब इसी पॉइंट पे एक पॉजिटिव यूनिट नॉर्मल कहां शो करते हैं? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर ये जा रहा है, मान लो ये जा रहा है, तो उसको हम एनपी से शो कर रहे हैं। क्योंकि ये एक वेक्टर है इसलिए बोल्ड से शो किया गया है, ये भी एक वेक्टर फंक्शन है इसलिए भी इसको बोल्ड से शो किया गया है। फॉर्म द सम, मैंने क्या किया? एक सम फॉर्म किया है। कैसा? कि ये जो वेक्टर फंक्शन है इसका डॉट प्रोडक्ट इस वाले वेक्टर एरिया के साथ, इसका इस वाला जो पोर्शन है, ये जो शेडेड, देखो देखो तो ये जो ग्रीन कलर का शेडेड पोर्शन है एलिमेंटल एरिया, इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो बताइए क्या लिखेंगे? बोल सकते हैं क्या? सर ये तो और कुछ नहीं, ये तो इसका एरिया तो डेल्टा एसपी है ना सर, इस पूरे का एरिया। अगर हमको इस एरिया को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो और कुछ नहीं, इस एरिया से जो परपेंडिकुलर वेक्टर निकल रहा है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे हम एन वेक्टर को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिए, यूनिट वेक्टर को, देखो देखो कर दिए, नॉर्मली वेक्टर एसोसिएट कर दिए इसके साथ में। तो क्या हम अब नहीं बोल सकते कि ये और कुछ नहीं, ये तो वेक्टर एरिया है, एरियल वेक्टर है, मतलब एरिया का वेक्टर है। तो इसी का तो करना पड़ता है ना। आप क्या निकाल रहे हो? सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हो, तो उसका ये चीज निकालना होता है। तो आप जो वेक्टर फंक्शन का इस वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कराना होता है। यही तो सीख के आए हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन में। तो आपको क्या करना है? अभी इंटीग्रेशन नहीं देना है, अभी सिर्फ समेशन लिखना है। किसका किसका? ये जो आपने वेक्टर फंक्शन डिफाइन किया है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है इस वाले एरियल वेक्टर का। तो इसके साथ आपने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। देखो यहां पे मैंने बोल्ड नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहां पे बोल्ड किया है क्या? नहीं, इस पूरे को उठाया वेक्टर और यहां इस चिपका दिया, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। कितने टुकड़ों में बांटे थे तुम उसको? m टुकड़ों में बांटा था। तो समेशन कहां से कहां करना चाहिए? p का इंडेक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा? 1 से लेकर के m तक जाएगा। देखो 1 से लेकर के m तक गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो ना इसके साथ में m डॉट प्रोडक्ट्स निकलेंगे आपके। पहला डॉट प्रोडक्ट, दूसरा डॉट प्रोडक्ट, तीसरा डॉट प्रोडक्ट करते करते सबको जोड़ने के लिए बोला। वेयर AP डॉट NP इज द नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ AP एट P। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ये जो बना है ना ये AP डॉट NP, इसको हम पढ़ेंगे ये वाला और कुछ नहीं, ये जो वहां इस पॉइंट पे आपने वेक्टर फंक्शन डिफाइन किया है इसका नॉर्मल कॉम्पोनेंट। नॉर्मल कॉम्पोनेंट कौन सा होता है? जो सरफेस के नॉर्मल होता है। तो उस नॉर्मल कॉम्पोनेंट, ठीक है, ये नॉर्मल कॉम्पोनेंट है। तो AP डॉट NP इज द नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ AP एट PP। नाउ टेक द लिमिट ऑफ दिस सम एज m टेंड्स टू इंफिनिटी। और ये आपका देखो क्या कर रहे हैं अब, क्योंकि आपका ये m तक जा रहा था तो ठीक है, अब हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं। हमको संतोष नहीं हुआ, अब हम कर रहे हैं एक्सटेंड कि m नहीं इनफाइनाइट तक जाओ, 1 से लेकर के इनफाइनाइट टुकड़ों में बांटो। अब तुम सुन लो, अगर हम बोले कि इस वाले सरफेस को मैंने अभी 9 टुकड़ों में बांटा है, इस पूरे सरफेस को मैंने 9 टुकड़ों में बांटा है। अब मैं क्या करूंगा? इसी 9 टुकड़ों को देखो और कितने में बांट रहा हूं, कितना टुकड़ा हो गया, काउंट करो तो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 से मैं 18 टुकड़े में आ गया। अगर मैं 9 से 18 टुकड़ों में आया हूं तो क्या मेरा डेल्टा एसपी घटा है कि नहीं घटा? एरिया घटा कि नहीं घटा? बोलो, घटा है ना। पहले इतना था, पहले इतना एरिया था ये, अब उसका आधा हो गया। मुझे रहा नहीं गया, मैं इसे और बांट रहा हूं। देखो, मैं अब फिर से इसको 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 बांट दिया। अब काउंट करो तो बोलोगे सर ये तो एक टुकड़ा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। अब कहां से आ गया मैं? 18 से डायरेक्ट आ गया 35 टुकड़ों में। अब बताओ, डेल्टा एसपी जो पहले इतना हुआ करता था वो घट करके क्या और छोटा हुआ? वो घट करके और छोटा हो रहा है, हो रहा है। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि m जो है ना, ये जितने टुकड़े अगर इनफाइनाइट जाएंगे तो आपके क्या डेल्टा एसपी 0 के तरफ अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे मिनिमम हो रहा है। देखो देखो गौर से, पहले बड़ा एरिया था उसको मैंने काट रहा हूं, नंबर ऑफ टुकड़ास मैंने बढ़ा दिया तो उसका एरिया तो छोटा छोटा हो जाएगा ना, कीमा बन जाएगा उसका। तो वही चीज ये कहने का मतलब है कि नहीं, अगर आप m को इनफाइनाइट तक आप काट देंगे, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स तक अगर आप उसको बांटेंगे तो उसका एरिया कहां तक जाएगा? हर एरिया आपका एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा, एकदम छोटा पोर्शन हो जाएगा। वही चीज बोला यहां पे। नाउ टेक द लिमिट ऑफ दिस सम एज m टेंड्स टू इंफिनिटी in such a way that the largest dimension of each delta sp approaches 0. This limit if exist, अगर ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसी चीज को हम लोग सरफेस इंटीग्रल बोल देते हैं। किसका? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ a ओवर s, और इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। बहुत ही आसान, सटीक, सरल भाषा में मैंने एक सरफेस लिया, उस सरफेस में एक छोटा सा टुकड़ा डेल्टा एसपी लिया। इस छोटे से टुकड़े डेल्टा एसपी में एक पॉइंट चूज किया जिसका नाम है पीपी, जहां पे कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्सपी, वाईपी, जेडपी। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने एक नॉर्मल वेक्टर बनाया एनपी, और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक वेक्टर फंक्शन डिफाइन किया एपी। तो इस वेक्टर फंक्शन का नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने पड़ेगा, इसके साथ में फाइंड करना पड़ेगा। और इस एरिया का अगर मेरे को नॉर्मल इस एरिया को वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ा, तब क्या करना पड़ेगा? इस डेल्टा एसपी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? तो वही चीज कर रहे हैं। इस नॉर्मल कंपोनेंट जो आप फाइंड करोगे ना इसका, इसके डायरेक्शन में नॉर्मल कंपोनेंट में, तो उसी नॉर्मल कंपोनेंट का तो ये आप निकाल रहे हो ना। तो क्या किया यहाँ पे? AP डॉट NP इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ AP एट PP। नाउ टेक द लिमिट ऑफ दिस सम, और ये आपने सम डिफाइन किया है, ये आपने सम डिफाइन कर दिया कि जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ है इस वेक्टर फंक्शन का, उसका आपने सम डिफाइन किया है 1 से लेकर के m तक। अगर ये m भाग करके आपका इंफिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, तब उस केस में समेशन भाग करके आपका इंटीग्रेशन आ रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि समेशन में और इंटीग्रेशन में क्या फर्क है। समेशन आपके डिस्क्रीट चीजों को ऐड करता है, इंटीग्रेशन आपके कंटिन्यूअस चीज को ऐड करता है। ठीक है? तो समेशन आपका टुकड़ा था बड़ा बड़ा, तो आप देख पा रहे थे, उसको आप निकाल पा रहे थे, इस तरह से आप जोड़ पा रहे थे। तो जैसे ही टुकड़े आपके छोटे चले जाएंगे, उस तरह से एकदम छोटा कीमा बन जाएगा। तो कीमा को कैसे जोड़ोगे? उसको तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो एक कंटिन्यूअस मीडियम की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जहां पे आपका m टेंड्स टू हुआ आपका इंफिनिटी, डेल्टा एसपी अप्रोच हुआ आपका 0, तो समेशन आपका टेंड टू हुआ आपका इंटीग्रेशन। और कैसा इंटीग्रेशन? डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि 2 डायरेक्शन में आपके ट्रांजिशन हो रहे हैं। मैंने आपको दिखाया, वो क्रेयॉन से जैसे झंडा बनाते थे, एक डायरेक्शन में आपका इस तरह से मूवमेंट होता है, एक डायरेक्शन में ऊपर नीचे, और एक डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट। समझ में आया?
तो यही एरिया जो था, इसको आप एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बोलोगे ना इसको प्रोजेक्ट किए हैं, यहां पे कैलकुलेट करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इस वाले सरफेस को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया इस कोऑर्डिनेट प्लेन में। अब क्योंकि इस कोऑर्डिनेट प्लेन में प्रोजेक्ट किया है, तो देखो इस यहां पे रहेगा तो आपका एक जेड कोऑर्डिनेट रहेगा तो यहां पे जेड कोऑर्डिनेट, तो ये झमेला, तो उसको भगाने के लिए क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दो ना, जेड कोऑर्डिनेट भाग जाएगा, तो ये जेड कोऑर्डिनेट हो गया 0, आ गया आपका सिर्फ 2 डायमेंशन। और यहां पे आपका क्या है, ये एरिया कैसे निकलेगा, आप बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, जितना ही डेल्टा एक्सपी है, मतलब जो एक्स में जो चेंज होगा, देखो ये एक्स एक्सिस है, तो ये रहा आपका डेल्टा एक्सपी जो एक्स डायरेक्शन में चेंज है, और ये रहा आपका डेल्टा वाई पी जो आपका वाई डायरेक्शन में चेंज है, मतलब ऐसे अगर घुमाओगे तो डेल्टा वाई पी, एक डेल्टा एक्स पी होगा और एक डेल्टा वाई पी हो जाएगा। ये वाला अगर इसको अगर डेल्टा वाई पी कंसिडर करोगे तो ये डेल्टा वाई पी हो जाएगा, इसको अगर डेल्टा एक्स पी कंसिडर करोगे तो डेल्टा होगा। देखो ना इधर दिख रहा है ना साइड से, तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट एक पॉइंट यहां कट करेगा, इस एक पॉइंट यहां कट करेगा, एक्स में चेंज आया कि नहीं, तो ये साइड क्या होगा, डेल्टा एक्स पी। उसी तरह से यहां पे देखो, इधर और इधर, तो एक पॉइंट यहां पे एक पॉइंट यहां पे, तो ये क्या मिल रहा है हमको, डेल्टा वाई पी मिल रहा है। तो ये जो सरफेस हमको दिखा, ये क्या दिखा, प्रोजेक्शन एरिया दिखा इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग ये यूज अब सिखाएंगे। ये तो एक सिंपल सा डेरिवेशन था, आपको जो एक नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल का जो मैंने एक स्टार्टिंग में फंडामेंटल डेफिनेशन दिया था, ये डेफिनेशन इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ सम डेफिनेशन। क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ सम डेफिनेशन। तो हो सकता है आपको पूछ दे कि डिफाइन सरफेस इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ लिमिट ऑफ ए सम, तो आप क्या करोगे, अरे तो आप तो बिंदास हो चुके हो, 3 डायमेंशन में इस तरह से बनाना कुछ सिलेंडर टाइप का, देखो मतलब ऐसे चावल रखने वाला ऐसा कुछ, और उसके बाद फिर एक छोटा सा डेल्टा एसपी बता देना, पॉइंट ले लेना, ये करके समेशन फॉर्म करना, और इसको बोलना कि हम एम को इनफाइनाइट ले जा रहे हैं, सो डेल्टा एसपी कम हो जा रहा है, जिसके कारण से यही आ रहा है, बस क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला जो डोज था, पहला हाफ ऑफ द लेक्चर का, वो भी काफी एक पचाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ये भी पचाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यही चीज रख रहा हूं इस लेक्चर में, ज्यादा हैवी नहीं करना, क्योंकि ज्यादा हैवी करो तो उल्टी कर दो, वोमिट कर दोगे, इसलिए पचा दीजिए, टाइम लेकर के आराम से पचा दीजिए। अगले लेक्चर में सरफेस इंटीग्रल से न्यूमेरिकल्स करेंगे, डेरिवेशंस तो हम लोग लास्ट में करते रहेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने से हम लोग को एक आइडिया होता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले, सरफेस इंटीग्रल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, काफी अच्छे से सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ अगर टाइम परमिट किया तो वॉल्यूम इंटीग्रल को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।